धूप में निकल रहा था, टांगे मेरी कांप रही थी और ये करते करते कुछ 1.5 घंटा मेरा ऑडिशन। अब बाहर आया तो मुझे सारों ने गले लगाया, तो मैं कहा जी मेरा ऑडिशन कैसा हुआ। उन्होंने तो ऑडिशन छोड़ा, मैं लाइव भेज दिया था। शोएब अख्तर हैं, इमरान खान साहब का आपने किया 2002 में। तो जब ये शुरू के ये जो दो नाम जो आपने किए थे, इनमें कितना आपको डिफरेंस नज़र आया था जब दोनों के साथ आपने गुफ्तगू की थी? मैंने जब इमरान भाई का इंटरव्यू किया था इन 2002, उस वक्त वो उनका वो खत्म हो गया हुआ था एग्रेशन वगैरह। ही वॉज मच रिफाइंड, कल्चर्ड, डीप थिंकिंग। मुझे कहते हैं कि यार अरशद खान अगर ठक्का ला दे ना तो मैं 78 कर दिया, तो 78 कर दी। ओह वाह, तौलिया डाल के कुट लगाई थी। आपकी? हाँ हाँ, होते ये कौन से सन की बात है? ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब उस 2001 वाले टूर में? यार वो हुआ ये कि एक तो दे वर नॉट हैप्पी विद जावेद मियां। मुझे तभी तो कुट लगी थी। दे थॉट कि आई वाज इन टोकीज मैन, ठीक है, और इतने इनसिक्योर थे कि मुझे हैमिल्टन टेस्ट से पहले सैक करके वापस भेज दिया था। ओह ला, सैक किसने करवाया? और सर भी अगर सोशल मीडिया होता, आधे अंदर हो जाते मैच फिक्सिंग के कंट्रोवर्सीज 95 के बाद। 2Ws की बात बड़ी आती थी कि इनकी आपस में बनती नहीं थी और वट एक दूसरे का, और 2003 में भी जो चीज़ हुई, जो चीज़ें हुई, उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप? इनसाइड आप बताएंगे, हमें तो नहीं पता, हम तो सुनी सुनाई बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। खुल के बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फवाद आलम शो, जो कि पेश किया जा रहा है कॉमटेक एसोसिएट की जानिब से। आज के जो मेरे मेहमान हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका इंट्रो मैं कैसे दूं, क्योंकि इंट्रो बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे इन्होंने चीज़ें जो हैं की हुई हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ 2-3 चीज़ें बताने की, बाकी हम उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले ये 19 नवंबर 1969 को ये पैदा हुए। तकरीबन कोई 19 किताबें अब तक ये लिख चुके हैं। इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला 2014 में, और इनको एज अ होस्ट आपने देखा है पीटीवी पे गेम ऑन है। तो आज इनके साथ हम गेम ऑन करते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नुमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम फवाद, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सर मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए डॉक्टर साहब। और मेरा इंट्रो अगर आपको ख़राब लगा हो तो उसके लिए माजरत। मुझे बिल्कुल इंट्रो खराब नहीं लगा, मैं बल्कि आपने मुझे हम्बल किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और इट इज माय प्लेजर कि एक ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 54.86 की एवरेज, जो 4400 हो, 15,197 रन हो, और टेस्ट मैचेस 19 टेस्ट खेला, जो कि अनफॉर्चुनेट है कि 19 क्यों खेला, और ऑलमोस्ट 40 की एवरेज हो, 38.88, और बहुत परफॉर्मेंस देने के बावजूद विक्टिम ऑफ सिस्टम रहा हो और वो मेरा इंटरव्यू करे। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे तो आप मेरे करियर पे पीछे ले गए, और मुझे अभी याद आया, मतलब पता चला है कि मेरे 4400 हैं। मैं समझ रहा था 43 हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आपने किताबें लिखी। पहले तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि पहले इस जगह पे आने का मतलब किससे इंस्पायर हुए और कब आपने सोचा? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी क्वालिफ़िकेशन भी इतनी ज़्यादा है, आपने बहुत अलग अलग चीज़ों पे जो है डिग्रीज हासिल की हुई हैं। वो आप ही बताएंगे कि कहाँ कहाँ की हुई हैं। स्पोर्ट्स पे भी की हुई है, फिर आपने अखबार में भी आई थिंक काम किया हुआ है, और फिर आप ये किताबें लिखने का शौक़ कहाँ से, मतलब ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। एक तो मेरे जो ननियाल का घर था ना, वो बहुत बड़ा था, लाहौर में, राजगढ़ रोड में। अच्छा। और मेरी वालदा के कजन्स थे वकार हसन मीर और परवेज सजाद, जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की टेस्ट मैच क्रिकेट में उन्होंने। तो अच्छा। एक तो वो क्रिकेट जो है, फिर एक हमारे और मामू थे बड़े, जो कि रणजी ट्रॉफी वगैरह खेले हुए थे, उनके पास किताबें और इस किस्म की चीजें बड़ी होती थी। रणजी ट्रॉफी इन इंडिया? वहां पे क्रिकेट का माहौल बड़ा था, तो वो टेनिस बॉल से पीछे बरामदे में क्रिकेट होती थी। तो वो क्रिकेट जो होती थी उसमें आधे जो है वो टेस्ट क्रिकेटर होते थे। विकेट कीपर हमारे अशरफ अली होते थे, तो मोहल्ले के लड़के। तो वो इंटेंसिटी वहां से शौक पड़ा, जिसको कहते हैं ना, लत लगी। और फिर मैंने पहला मैच में देखने गया 1976, जो है लाहौर कदाफी स्टेडियम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और वहां पे जावेद मियांदाद ने डेब्यू भी किया था 100, और उन्होंने जो 100 किया था, 88 से उन्होंने एक स्क्वायर ड्राइव मारी थी, एक उन्होंने जो है वो बैकवर्ड पॉइंट पे खेला था, और एक कट मार के उन्होंने 3 मुसलसल चौके रिचर्ड कॉलिंस को लगा के 100 कर दिया। तो वहां से तो मैं आई फेल फॉर क्रिकेट और मैं एडिक्ट हो गया। तो वो शुरू हुआ काम।
एंड देन यू विल बी शॉक टू नो कि बहुत कम लोगों को पता है, मैं कभी प्रोमिनेंट होता नहीं, कि मैंने काफी ठीक ठाक क्रिकेट खेली है। मैं स्कूल क्रिकेट खेली, स्कूल टीम कैप्टन की, कॉलेज टीम कैप्टन की, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज खेली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन खेला, ग्रेड 2 खेला, विल्स कप में पिंडी के साथ रहे, ट्रॉफीज में साथ रहे। सो आई एक्चुअली प्लेड क्रिकेट। अब था क्या कि आई वाज अ बेटर स्विमर एंड अ डाइवर एंड अ बेटर हॉर्समैन देन क्रिकेट का सिर्फ ठरक था, शौक था, टैलेंट उतना नहीं था कि हम आगे सोचते कि आगे बढ़ना है। और फिर हमारे ज़माने में पढ़ाई पे वालिदैन बहुत ज़ोर देते थे कि साथ पढ़ाई भी करनी है। तो एक तो खैर टैलेंट ही नहीं था, तो मैंने आगे क्या बढ़ना था, जितना खेला मैं शायद ज़्यादा ही खेला। तो वहाँ से और ज़्यादा शौक हुआ। वहाँ से मेरी दोस्तियाँ शुरू हो गई, वक़ार से हो गई, मोइन मेरे साथ था, इंज़माम अंडर 19s में आया, इंजी के साथ थी। तो वो जब एक उसमें आप कहते हैं सिस्टम में, फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड बैंक की टीम जो है वो होटल अकबर में ठहरती थी पिंडी में। तो ये मरी रोड पे होटल था। तो मैं जाता था सलीम जाफर को मिलने, तो वो फैमिली फ्रेंड है। वो मुझे बर्गर मंगा के दे दे, तो मेरा नाम बर्गर पड़ चुका था। तो वो ये किया कि तौसीफ अहमद, मंसूर अख्तर, राशिद लतीफ, अपना पहले अशरफ अली होते थे, और ये अपना एक रईस भाई होते थे, रईस अहमद। ये जी, जी, सारे जी। लोग जो है ये मेरे लिए बर्गर और चिप्स तैयार रखते थे। तो फिर मेरी इन लोगों के साथ एक क्रिकेट कल्चर में भी इंट्रोडक्शन हो गई। मैं पिंडी के साथ टीम के साथ रहा, तो उसमें इंट्रोडक्शन हो गया। तो फिर जिस वक़्त मैं मेडिकल स्कूल में आया, और ऑब्वियसली इतना चांस तो मेरा क्या टैलेंट ही नहीं था, तो चांस तो दूर की बात है। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, और मैंने लेटर टू द एडिटर लिखा, और उसी स्टाइल में लिखा जो आज तक जारी है। तो वो मुस्लिम में डॉक्टर मलिया लोधी होती थी, उस वक़्त मुस्लिम में होती थी। तो उन्होंने कहीं वो लेटर टू द एडिटर देखा, तो मुझे आई वाज़ आस्क्ड टू राइट आर्टिकल्स। तो ऐसे मेरी जर्नी 1988 में आर्टिकल राइटिंग में शुरू हुई। और जो तब के आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ तो मैं हँसता हूँ कि यार ये मैं क्या लिखता था। तो देन मैं नाइन जब ये न्यूज़ इंटरनेशनल बना, तो वहाँ पे मुझे इन्होंने स्पोर्ट्स डेस्क पे जॉब दी। तो मैं वो कल्चर जो बाहर होता है यूरोप में, यहाँ पे नहीं होता। हालांकि आई केम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, बट स्टिल वाइट कॉलर फैमिली, बट स्टिल वो मैं अपनी जॉब भी करता था, और सब एडिटिंग करता था न्यूज़ में, रहमान बिल्डिंग में बैठ के। तो वहाँ पे मकसूद अहमद मैरी मैक्स एडिटर होते थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, और एक इमरान नईम अहमद होते थे। तो इन्होंने फिर मुझे अंग्रेजी भी सिखानी शुरू की, लिखना भी शुरू किया। तो वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन सैयद तलत हुसैन से हुआ। और जब सैयद तलत हुसैन है, वो बहुत ही आला जर्नलिस्ट थे, और बहुत ही आला बाद में एंकर पर्सन भी बने। तो वो पीटीवी के लिए प्रोग्राम करते थे सवेरे सवेरे। तो 96 का आया हुआ था वर्ल्ड कप। तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को बुलाया, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी। तो इवेंचुअली इन्होंने मुझे भी बुला लिया। तो हमने अपने वालिद साहब का जो है कोट अलमारी से निकाला, उनको बताए बगैर टाई लगाई, अपनी सुजुकी ऑल्टो में बैठ के फराटे भरते हुए हम पहुंच गए इस्लामाबाद स्टूडियोज। और वहां पे हमने किया, मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 4 मिनट का चंक होगा। तो वहां पे मैंने बोला कि इन्होंने कहा कि सनत जय सूर्या और उमेश कदू मिथार ना ये क्या कर रहे हैं, 4 4 ओवर में 50 करें, तब तो एक अनोखी चीज थी ना ये। जी, तो जी, जी। मैंने कहा कि इन्होंने थोड़ा सा टेक्निक बदली है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये बॉटम हैंड की जगह टॉप हैंड से ये स्कूप करते हैं, और ये बॉल जो है ये बाउंड्री के पार चले जाते हैं, तो वो रन बन रहे हैं, और एक नया फिनोमेना है। तो वहां पे एक नवीद जफर साहब कहीं प्रोग्राम जो है ना वो बाहर खड़े थे, जो कि डायरेक्टर करंट अफेयर्स होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं जब बाहर निकला, तो उन्होंने मुझे कहा, तब मोबाइल शोबाइल तो होते नहीं थे, तो जी, उन्होंने जी। कहा मुझे अपना नंबर दे दें। मैंने नंबर दे दिया, लैंडलाइन। तो शाम को मुझे फोन आया नवीद जफर साहब का कि आप कल ऑडिशन देने आए। तो उस दिन मैच था गालिबन पाकिस्तान का और यूएई का गुजरांवाला। तो मैं ऑडिशन देने चला गया, बड़ा एक्साइटेड। अब ना कभी स्क्रीन पे बोले थे, ना कभी एंकरिंग की थी, ना कुछ किया था, ना ट्रेनिंग थी। तो मैं चला गया कि चलो यार बुलाया उन्होंने। तो वहां पे माजिद जहांगीर भी खड़े थे, माजिद भाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते थे, सैयद जहूर मेहदी, इजाज भुट्टा, ये लोग प्रोडक्शन टीम में थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि बारिश हो रही है तो आप ऑडिशन करें, अंदर जाके हर 7 मिनट के बाद ब्रेक ले लीजिएगा, और आप क्रिकेट की हिस्ट्री, अच्छा तब ये इंटरनेट सेट नहीं था, तो वो जो मेरी स्टैट्स की मेमोरी थी, और वो बोलना, और वो, तो उस वो एक उनको नीश लगी। तो आपने कहा जी, अब मैंने कहा जी ये वर्ल्ड कप तो 1975 में हुआ ही नहीं, बल्कि विमेन वर्ल्ड कप तो पहले हुआ था।
1974 में, और ये तो 1912 में टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी। मैं वहां से शुरू हुआ, हर 7 मिनट के बाद ब्रेक मिल ली, धूप में निकल रहा था, टांगे मेरी कांप रही थी, और ये करते करते कुछ 1.5 घंटा मेरा ऑडिशन। मैं बाहर आया तो मुझे सारों ने गले लगाया, तो मैं कहा जी मेरा ऑडिशन कैसा हुआ? उन्होंने ऑडिशन छोड़ा, हमने लाइव भेज दिया था। ओते अच्छा। अब ये वो लोग थे ना फवाद, कि जो बनाते थे। फिर क्या हुआ कि मैं ऑटोग्राफ्स के लिए जाता था, मुझे पिंडी अक्सर ना टीम अंग्रेजी बोलने की वजह से लेजोन ऑफ से फॉरेन टीम्स का भी लगा देती थी। अच्छा। तो मैं गया पिंडी स्टेडियम में, तो वहां पे रेडियो कमेंट्री कर रहे थे उमर कुरैशी, अल्लाह बख्शे और चिश्ती मुजाए। तो वो कहीं लेट हो गए, तो इनका वो एक चौहान, मुझे पूरा नाम, नवी चौहान प्रोड्यूसर थे, वहां पे थे। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि वो लेट हो गए, तो आप उतनी देर थोड़ी अंग्रेजी में कमेंट्री करें। तो मैंने वो शुरू की अंग्रेजी में। दैट वाज वेस्ट इंडीज, आई थिंक 1997, शुएब अख्तर का interview था। तो वो मैंने आमिर सुहेल और इंजमाम पूरा दिन ही खेल के थे, 160 कर दिया था। तो मैं जनाब वहां पे ना कमेंट्री शुरू की, तो इतने में पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो वो उमर कुरैशी साहब थे। तो मैं उठने लगा, तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से कहा नहीं बैठ जाओ एंड कंटिन्यू। और उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा मैं जा रहा हूँ, इस लड़के को चांस दो, ये बहुत अच्छा। तो वो लोग बनाने वाले लोग होते थे, वो मेंटोरिंग करते थे, वो इनसिक्योर नहीं होते थे, वो कंपैटिटर्स नहीं थे। फिर चिश्ती भाई ने मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखाई, प्लेयर्स के पूरे नाम बोलना। रेडियो कमेंट्री मुश्किल थी एज कम्पेयर टू जो है टीवी कमेंट्री। फिर क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका की टीम आई, जहां पे अली नकवी ने और अजहर महमूद ने 100 कर दिए थे डेब्यू में। तो वहां पे मैं खड़ा हुआ, मैं लेजोन ऑफिसर था, तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था बाउंड्री पे। तो मैं खुद कमेंट्री करी जा रहा था, तो एक लंबा सा ना बगैर बालों के एक बंदा खड़ा था, गोरा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया, खड़ा रहा, मैं भी बोलता रहा। मैं तो अपना खुद बोल रहा था, कमेंट्री कर रहा था, शौक था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मुझे कहता, यू लुक टू बी अ रियल सर्वेंट ऑफ क्रिकेट, वुड यू लाइक टू कमेंटेट? और वो मुझे ले गया। उस जमाने में राइट्स पहली दफा डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वरना तो आपके स्टेट ब्रॉडकास्टर पीटीवी वगैरह ही करते थे ना। तो वो स्टार, तो ये वो कर रहा था टी ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल, तो एंड्रू व्हाइट ब्लैक। सो ही पिक मी ऑन द TWI टीम एंड आई स्टार्टेड माय कमेंट्री इंटरनेशनल। तो ये है मेरी दास्तान। और फिर वो हम रुके ही नहीं, फिर चलते ही चले गए, लिखते भी चले गए और बोलते भी चले गए और लोगों को नाराज भी करते चले गए। नहीं नहीं, ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए आप, लिमिटेड जो है नाराज़ करते थे लोगों को। और लोग तो आपको पता है कुछ भी बोलो, सच अगर जो भी बोलता है वो बंदा नाराज़ ही होता है सामने, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ झूठ बोलें तो पसंद आता है लोगों को। ये तो है। नहीं, आजकल तो वो ऑफिशियल जर्नलिस्ट भी बोर्ड के साथ हो गए हैं ना, जो कि PROs बन गए कुछ। हाँ, वो तो बहुत सारे हैं, वो शुरू से अभी अभी भी हो गए हैं। वो तो आपको इनसाइट तो ज़्यादातर आपको पता है। अच्छा, इन प्लेयरों के साथ सबसे पहले आपने इंटरव्यू किसका किया? कभी किसी का इंटरव्यू किया था जब आपने, ज़ाहिर है एज अ प्रोफेशनल? हाँ जी, आप बड़े हैरान होंगे कि ऑब्वियसली मैंने पहले तो किया था, पीटीवी के पास बजट नहीं होता था। तो अल्लाह बख्शे जाकिर हुसैन सैयद, जो हॉकी से मशहूर थे, डीजी स्पोर्ट्स पे रहे हुए, वो एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, PIA से खेले हुए थे। डॉक्टर जफर अल्ताफ, जो कि मेरे मेंटोर, फिलोसोफर, क्या आदमी, उन्होंने पाकिस्तान से टूर किया था इंडिया का 1960, और वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, डबल सेंचुरियन थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फिर मोहम्मद साबिर, वन ऑफ द मोस्ट मिथिकल एंड मैजिकल, जो आप कह सकते हो राइट आर्म लेग स्पिनर, गूगली बॉलर, जो कि कई इंटरव्यू में इमरान खान ने भी कहा था कि द हार्डेस्ट बॉलर टू फेस मोहम्मद साबिर। एंड मोहम्मद साबिर शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, बट वो उस जमाने में कुछ अदात ऐसी थी उनकी, जो कि अब आजकल का फैशन है, तो वो साइड पे हो गए। तो ये लोग मेरे, मोहम्मद नजीर जूनियर, अल्लाह बख्शे, नजीर जूनियर 7 for 99 ऑन डेब्यू अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो ये मेरे पहले क्रिकेटर गेस्ट बने थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सरफराज नवाज के साथ मैंने बड़े शोज किए। एंड देन द फर्स्ट, आप कह सकते हो ना, एक और मैं बात आज ब्रेकिंग देता हूँ आपको, कि आई थिंक आई कैन क्लेम कि आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट शुएब अख्तर जब ये असगर माल में पढ़ता था, और अंडर 19 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट से आउट कर दिए थे 7। बहुत पेसी था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनती था। अल्लाह बख्शे शाहिद अख्तर, जिनके भाई थे, रिसेंटली इंतकाल हुए, वो बड़े होते थे, मैं न्यूज डेस्क में भी आते थे, तो मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर हिम, लंबे लंबे आर्टिकल्स मैंने लिखे। और फिर जो है मेजर इंटरव्यू मैंने किया जब इंडिया में तेंदुलकर और
ड्रेविड को आउट करके और वापस आई पाकिस्तान टीम में 1999 आई थिंक। तो वहां पे मैंने इसका पहला इंटरव्यू किया था शुएब का। तो दैट वाज द, अब कह सकते फिर मैंने 2002 में इमरान खान का किया, एंड देन ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड। फिर तो आई इंटरव्यूड ऑलमोस्ट ऑल द लेजेंड्स, चाहे वो इंटरनेशनल थे चाहे लोकल थे, और मैंने इंटरनेशनल चैनल्स के लिए भी जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंटरव्यू किया। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरव्यू किए, पहले आपका ज़ाहिर है आप जो हम जिनको जानते ज़ाहिर जिनको फॉलो भी किया, जैसे शोएब अख्तर हैं, इमरान खान साहब का आपने किया 2002 में। तो जब ये शुरू के ये जो दो नाम जो आपने किए थे, इनमें कितना आपको डिफरेंस नज़र आया था जब दोनों के साथ आपने गुफ्तगू की थी? यार बहुत फर्क था, बहुत फर्क था। वो फर्क ये था कि शुएब जो है ना बेसिकली वेरी गुड मैन, लार्ज हार्टेड मैन, वेरी हार्ड वर्किंग। वो इंजरी प्रोन जरूर था, फ्लैट फीट था, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करता था, पेसी था, एग्रेसिव था, और जो है वो इंटेंट बहुत एग्रेशन थी, एंड सीधी बात करता था अपने स्टाइल में, और इसमें ह्यूमर बहुत था। मैंने जब इमरान भाई का इंटरव्यू किया था इन 2002, उस वक्त वो उनका वो खत्म हो गया हुआ था एग्रेशन वगैरह। ही वाज मच रिफाइंड, कल्चर्ड, डीप थिंकिंग, क्रिकेट की बेतहाशा समझ थी, और खुल के जवाब देते थे और स्ट्रेट जवाब देते थे। वो मैनेजमेंट पे भी बात करते थे, वो आइटनरीज पे भी बात करते थे, तो बहुत डिफरेंस लगा मुझे। यू कैन नॉट कंपेयर द टू। हालांकि दोनों फास्ट बॉलर्स थे और दोनों ही एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स थे। अच्छा, आप पाकिस्तानी टीम के आई थिंक एसोसिएट मैनेजर भी रहे हैं, वो किस सन में था वो भी बताइएगा, और वो उस टाइम कौन सी टीम थी आपके पास? हाँ, ये तो बड़ा कमाल सवाल पूछ लिया। मेरे पास वो टीम थी हमारे उस जमाने में कि तब सोशल मीडिया होता तो सारे 3-3 टेस्ट के बाद बाहर हो जाते कैसे संभालते थे आप उनको फिर? हैं। वो यार कमाल ये था कि मैं 99 में श्रीलंका के अगेंस्ट होम सीरीज में इनके साथ था। तब आई वाज एज मीडिया मैनेजर। यूनुस खान का जब डेब्यू हुआ, डेब्यू में 100 किया, पिंडी 46 किया, कराची शायद इसमें वनडे इंटरनेशनल में, और फिर टूर आया था अगर आपको याद हो, 4 pronged, जो कि था बेसिकली दुबई शारजा जो हम जीते थे शारजा का, और फिर था वो वेस्ट इंडीज, और फिर था वो बांग्लादेश, और फिर था श्रीलंका। बड़े माइलस्टोन्स हुए थे इन टूर्स पे। और टीम थी, कप्तान थे मोइन खान, और अनफॉर्चुनेटली राशिद तब टीम से बाहर थे, वो कि मेरे यार थे, और वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलान मुश्ताक, यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, सईद भाई वेस्ट इंडीज नहीं गए थे बट शारजा थे, सईद अनवर उसमें थे, और वजातुल्लाह वास्ती, मोहम्मद वसीम, एंड इंजमामुल हक, इनजी के साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा टूर्स पे। तो बस यही छोटे छोटे प्लेयर थे। बस यही छोटे छोटे नाम थे। अब मैं इनके आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो इन सेल्फ बिलीफ बहुत था। अच्छा, ये मेहनती भी थे, ये कोई डॉजर्स नहीं थे। ठीक है, शुएब अख्तर भी हमारे साथ थे, वेस्ट इंडीज इंजर्ड हुए हुए थे तो रिहैब कर रहे थे वो वहां पे, और माइकल होल्डिंग इनकी और मोहम्मद शबीर को उन्होंने साथ रखा हुआ था। तो जो इनमें तो सेल्फ बिलीफ बहुत था। प्लेयर बहुत ऊंचे थे, बहुत बड़े थे इंडिविजुअली भी, और अगर 30 में 3 लगे हुए हैं तो रजी फाड़ लें तो रजी फाड़ लें रजी। ठीक है ना, ये वाला चक्कर था। अच्छा, वसीम भाई का मैं आपको बताता हूँ, वसीम अकरम टू मी ही इज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अ डीप थिंकिंग क्रिकेटर, और जो कमाल था, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग टू इंटरैक्ट। और जो सबसे अच्छी चीज है ना फवाद, कि ये प्रिडिक्ट करते थे बैठ के मैचेस में कि मतलब मुझे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बाहर बैठे हुए थे, बाहर आए हुए थे, तो मुझे कहते हैं कि अल्लाह भाई बाउंसर आ रहे हैं फ्रैंकलिन रूज का, तो वो बाउंसर हो गया। वो मैगा वसीम भाई आप नजूमी है, तो कहते हैं यार इनका डैरन कांगा इज द बेस्ट फील्डर, वो उसने फाइन लेग पे लिया, अभी फील्ड चेंज की है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीछे ही करेगा ना यार। अच्छा, फिर एंटीगा में थोड़े नाराज थे जब वो मैच फिक्सिंग रिपोर्ट आई, तो दे वर नॉट प्लेइंग 6 और 7 प्लेयर्स। वो भी बड़ी दौड़ें लगी हुई थी, बोर्ड से मर गए फोन पे बात कर करके। वेस्ट इंडीज की टाइम जोन के भी प्रॉब्लम्स थे, फिर एक टाइम आ गया कि हम मैच फॉरफीट करेंगे या क्या करेंगे। तो ये बड़ी अर्ली हुई, सुबह 6:30, 5:45, 6:30, 6:45
ताकि माने कि वो टेस्ट मैच ये खेलेंगे। तो अच्छा। वसीम भाई जो है वो सबसे पहले आते थे बस में बैठ के, वे कहते हैं डॉक्टर मैं 11 आउट करूंगा। ओह, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो पहले इनिंग में शायद 6 थे, दूसरे इनिंग में 5 थे, इंडिया में 11 आउट कर दिए। अच्छा, वाह। ये एक हो गया। फिर हम गए श्रीलंका। जी। तो मैंने मोइनुद्दीन हमीद, बड़े क्लासी फोटोग्राफर होते थे स्पोर्ट्स के, मैंने उनको कहा कि यार ये 400वीं विकेट वसीम भाई की जो है ना ये कवर करनी है, कैप्चर करनी है। जी। तो वो श्रीलंका की जब बैटिंग थी तो उस वक्त वो खेल रहे थे मारवन आतापट्टू और सनत जयसूर्या। जी। तो वसीम भाई बाहर आते थे, इंसुलिन लगाने और चॉकलेट लेते थे थोड़ी सी। तो मैं कहा वसीम भाई कुछ जल्दी करें, वो अपना 400वीं विकेट पे ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਦਾ ਮੋੜਾ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 400वीं विकेट, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸਲ ਆਰਨल्ड आएगा, और जब रसल आर्लैंड आएगा तो मैं वसीम मोहम्मद वसीम ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਫਰਸਟ स्लिप ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਮਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, तो मैं स्लिप मार देना। तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड। His 400th टेस्ट विकेट वाज रसल आर्लैंड। वो बॉल मेरे पास है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुरलीधरन के खौफ था, 78 रन रह गए, 9 आउट हो गए, वसीम भाई अंदर गए हुए थे खेल। अगेन जिस वक्त बाहर आए ड्रिंक्स थी क्या था, तो मुझे कहते हैं कि यार अरशद खान अगर ठक्का ला देना तो मैं 78 कर दिया, तो 78 कर दी। ओह वाह। ठीक है, बॉल गए तो कहने यार अगर सारे ने 100 करता तो मैं भी कर देना, 100 कर दिया ना। कुछ यू इमेजिन। ठीक है, तो वो ये इस लेवल के प्लेयर्स थे ये लोग। इंजमाम का खुद ठीक है, जावेद भाई ने बहुत हेल्प की। जावेद भाई वाज अगेन मास्टर क्लास इन हिज माइंड। जावेद मियांदाद, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसकी नी इंजरी थी, तो ये एक तरफ झुक रहा था, तो रियन किंग क्या करता था, इन स्विंग करता था लेग साइड पैक करके, तो इंजी फंस रहा था। तो इन्होंने फिर इंजी को जाके समझाया कि ये तेरा प्रॉब्लम है, तू थोड़ा थोड़ा सा ना ओपन खड़ा हो जा। वो थोड़ा ओपन खड़ा हुआ, तेरी तरह वैसे फवाद बिंगा डिंगा नहीं था, वो तो बड़ा सीधा था। तो उसने बैक टू बैक 100 कर दिए यार। यूसुफ का यही था, स्टिफनेस थी, उसको कहा बल्ला बीच में रख लिया, उसने बैक टू बैक 100 कर दिए। तो वो तो चीटिंग हो गई थी, हम सीरीज जीते हुए थे इंडिया में, वो तो रन आउट नहीं दिया था और फिर आउट नहीं दिया था, और फिर एक सकी से मिस हो गया था रन आउट। तो ये इस किस्म के थे। फिर हम बांग्लादेश में एशिया कप जीते 2000 में, और शारजा कप जीते। श्रीलंका में हम ट्रायंगुलर सीरीज हार गए थे, टेस्ट सीरीज जो है वो हम जीत गए थे, और वो बड़ी कुट लगी थी आखिरी टेस्ट में, वहां पर 200 कर दिया था जयसूर्या ने और आतापट्टू ने। तो ये था जी स्टार्ट। फिर मैं क्रिकेट एनालिस्ट पहला था पाकिस्तान टीम का, तो न्यूजीलैंड। अच्छा। तो वहां पे आनियां जानियां थी, वहां पे लड़ाइयां थी, टीम की इंट्रीग्स थी, मिसट्रस्ट था। जावेद मियांदाद का आखिरी टाइम आ रहा था एज ए हेड कोच, और मैनेजमेंट वर्सेस प्लेयर्स। मुझे भी एजेंट लिया जाता था, मेरी न्यूजीलैंड में वो भी हो गई थी, कम्बल परेड भी इन्होंने कर दी थी, तौलिया डाल के कुट लगाई थी। आपकी? हाँ हाँ, होते ये कौन से सन की बात है? ये 2001। ओह, तो ये तो फिर वही वाले नाम होंगे जो आपने अभी गिनवाए हैं। हाँ, लेकिन वो आधे तो वापस आ गए थे ना, 22 प्लेयर 24 प्लेयर तो टीम में हो गए थे। ओह, अच्छा 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 अच्छा। वो अरशद खान भी उधर, तो मोहम्मद वसीम भी उधर, तो फैसल इकबाल भी उधर, तो मिसबाह हक भी उधर, इमरान फरद भी उधर। ठीक है, वहां पे पहले टेस्ट में इंट्रीग हो रही थी, यूनुस को नहीं खिलाना, उन्हें भी 91 थे, 192 46 कर दिया, 146 एंड 91। ओ, टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट में। यूनुस नेवर लुक बैक देन। तो ये था, मतलब वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द पाकिस्तान टीम, आई मस्ट से। नहीं, अच्छा, ये तो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई कि वो जो है डीप थिंकर थे ये सारे प्लेयर। ये इनसाइड बताया आपने, आउटसाइड जब वो ग्राउंड होते थे तो जो हम वैसे बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो ज़िंदगी तो जी हुई होगी, जैसे फ़ैन फॉलोइंग है, बाहर आना जाना है, हर चीज़। उसमें आप कैसे उनको कंट्रोल करते थे? और उस टाइम तो ना मीडिया था, ना फ़ोन था, ना कुछ था। जो तू पूछना चाह रहा है ना फवाद, वो तुझे बीप लगाना पड़ेगा, टू 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 टू। नहीं, आप सिर्फ वो वाला बताया जिसमें टू टू ना लगे बस। ऑफ द फील्ड जो है ना वो इसी किस्म के लाइफस्टाइल। अच्छा, टू टू वाले। नाइट टू 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 वाले नाइट बर्ड्स एंड एग्जॉटिक, और बहुत आला रिलैक्स करना, और यू नो फन लविंग। अच्छा, वो टीम जेल्ड बड़ी थी, ये बड़े अजीब सी बातें आती थी, इनकी आपस में कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी, बट जो न्यूजीलैंड टूर था ना वो पैथेटिक था। 2001 वाला।
2001 वाला वहां। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब उस 2001 वाले टूर में? यार वो हुआ ये कि एक तो देवर नॉट हैप्पी विद जावेद मियांदाद। अच्छा हैप्पी, अच्छा ओके ओके। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जावेद जी में भाई जो है वो अ ग्रेट कोच, मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो हेड कोच नहीं होना चाहिए जिसके साथ वो प्लेयर्स खेले हों जो कि उस टीम में हो। ओह अच्छा, ओके ओके, समझ गए आप? समझ तो गया वो समझ गया। पुरानी खुंदक वगैरह निकलनी शुरू होती है। तो अच्छा फिर वो अच्छा। सईद भाई घुटने का करके वापस आ गए। उसके बाद वसीम भाई ग्राइन इंजर्ड हो गया तो वापस आ गए। शुएब अनफॉर्चुनेटली जेन्युइनली इंजर्ड हो गया, वनडे में बाहर हो गया। और उसके बाद तो अनफॉर्चुनेटली वाज आल्सो एलिज्ड चेकिंग, और वो बाद में क्लियर हुआ। और फिर जो है ना, सिकलैन को एक ओवर में 21-22 पड़ गई, लूज टॉक हो गई। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें थी। फिर इनसिक्योरिटीज थी, मुझे तभी तो कुट लगी थी। दे थॉट के आई वाज जनरल तो कीज मैन। ठीक है, और इतने इनसिक्योर थे कि मुझे हैमिल्टन टेस्ट से पहले सैक करके वापस भेज दिया था। ओह ला, सैक किसने करवाया? ठीक है, वो यार वो अल्लाह बख्शे एक डायरेक्टर थे पीटीवी में, पीटीवी कह रहा हूँ, पीसीबी में, और एक एक्स कैप्टन थे जिनको एक बड़े प्लेयर ने न्यूजीलैंड से कहा था कि एनालिसिस की जरूरत नहीं, एक्सपोज करने आया वो डेटा लेने आया हुआ है। उस जमाने में वो मैच फिक्सिंग की हॉन्ट वो भी तो चल रही थी ना, इनसिक्योरिटीज भी बहुत थी और मिसट्रस्ट भी बहुत था ना। तो वो उस चक्कर में जो है वो हमें वापस भिजवा दिया। और जावेद भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे असद मुस्तफा के साथ, जो आज का इनका डायरेक्टर लॉजिस्टिक है शायद पीसीबी का, एचईएम लॉजिस्टिक्स है। तो ये जनाब वहां पे फिर फारूक मदर की डेथ भी हो गई उसी टूर में। वो गए हुए थे मीडिया मैनेजर पीसीबी, उनका लंग कैंसर डायग्नोज हो गया था। फकीर एजाजुद्दीन मैनेजर थे, मोहम्मद नासिर क्रिकेटर मोहम्मद नासिर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। तो मोहम्मद नासिर जो है उनके सीनियर प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे। फकीर एजाज भाई वॉज अ थॉरो जेंटलमैन, कैम्ब्रिज ग्रेजुएट। तो ये चक्कर शुरू हुआ हुआ था जावेद भाई के अगेंस्ट। फिर क्या हुआ, जो सबसे बड़ा फटा हुआ कि ये प्लेयर्स कोका कोला ब्रांड के साथ थे और बोर्ड ने साइन कर लिया पेप्सी के साथ। वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जिसमें मोइन खान ने स्टांस लिया फॉर द प्लेयर्स फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको याद हो कि मोइन वाज कंपेल्ड नॉट टू कैप्टन द लास्ट टेस्ट, और ये कप्तानी इंतजाम ने की थी, और हुमायूं फरत ने डेब्यू किया था, वो उसका फर्स्ट एंड लास्ट टेस्ट था। एग्जैक्टली जी 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 जी। अब वो तो की मेरे को लोग पूछना चाह रहे। अच्छा, एक आपका प्लेयर जो है ना, उसने मुझे 15 से 20 मिनट एथिक्स पे लेक्चर दिया। हमारा प्लेयर? आपका भी तो प्लेयर होगा, कौन थे? हमारा हमारा मतलब हमारा प्लेयर हाँ तो कौन सा था? बहुत ही थोड़ा जेंटलमैन। तो उसने मुझे लेक्चर दिया मोरालिटी पे, वर्क एथिक्स पे। उसने कहा नुमान भाई आपके साथ रहना है क्योंकि आप टी टोटलर हैं, यू डोंट टेक अल्कोहल और इस तरह की चीजें, तो मैंने आपके साथ रहना है, सीखना है। मैं कहा एनी टाइम। तो उसके बाद वो गायब। और मैं जाता होता था, मैं रिकवरी ऑफिशियल भी था। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, रिकवरी पे आप जाते थे? सुने ना, प्लेयर्स को रिकवर भी तो करना होता था ना, तैयार नहीं करना होता था चुपा के लिए। वो भाईजान भी उधर मस्त थे मुझे मोरालिटी का लेक्चर देके। वाह। अच्छा, फिर एक और बड़ा मजे का इंसिडेंट है जो कि शुड नॉट बी मिस्ड। वो मैं वो बोलना नहीं चाहता किस रीजन के लिए मुझे भेजा गया वापस होटल। वो ट्राउजर की जिप के चक्कर में, अब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा ठीक है हाँ जी। हूँ। तो मैं होटल चला गया। तो मैं वापसी पे टैक्सी पकड़ के, मुझे उन्होंने कहा था आ जाना। तो मैं टैक्सी पे बैठा तो एक बाबा, उसका पेट स्टेयरिंग को लगा, बड़ा क्यूट सा बाबा, एक तरह से उसकी स्वेटर पाटी हुई। और वो मुझे कहता है कहाँ जा रहा है, तो मैं कहा मैंने स्टेडियम जाना है। तो वो मुझे कहता है कि ओह सो यू आर विद द क्रिकेट टीम। वो मैंने पहने हुई थी जैकेट, वो अपना शर्ट भी। तो मुझे आगे से मैं कहता यस, कहता आई आल्सो प्लेड अ बिट ऑफ क्रिकेट। मैं कहा अच्छा। तो कहता है इन द 1960s आई शेयर्ड अ न्यू बॉल फॉर न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैचेस। वो डिक मॉट्स था एंड ही वाज ड्राइविंग अ कैब। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मेरे एपिसोड में, मतलब ब्रिलियंट, मैंने सीखा भी बहुत और एक्सपोजर भी बहुत हुआ। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप ज़ाहिर है कब से क्रिकेट कवर करते हुए आ रहे हैं, देखे भी हैं, फिर आप इनसाइड भी रहे हैं, आपने जिन जिन प्लेयर्स के नाम बताए आजकल, मतलब
सॉरी, मैं इस सवाल को बाद में करूँगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था, आप जो खुद बताया, ज़ाहिर है, ना मोबाइल थे, ना बहुत सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करें तो वो कम होंगी, तो उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी। इसलिए आई थिंक इतना प्लेयर्स का, जितने भी हमारे बड़े बड़े नाम हैं, जो जितने भी बड़े बड़े, इवन आपने भी लिया है, और जो उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने उनको इस चीज़ से हेल्प मिली है। किस चीज से हेल्प मिली? मतलब ये ना, सोशल मीडिया ना होना, सोशल मीडिया। सर भी अगर सोशल मीडिया होता, आधे अंदर हो जाते मैच फिक्सिंग के कंट्रोवर्सीज 95 के बाद। ओके। और अगर सोशल मीडिया होता और एविडेंसेस होते हैं, आधे जो है वो पकड़े गए होते हैं, कोई कोई नाइट क्लब में, कोई कहीं। ठीक है, तो वो तो बहुत हेल्प मिली इनको। और दूसरा ये है कि हॉस्टिलिटी भी एक टाइम पे बहुत थी आपस में, और एक टाइम पे आके, नॉट इन वेस्ट इंडीज एंड नॉट इन अपना बांग्लादेश और वो जो मैंने पहले आपको बताया, तो ये तो एक दूसरे को काट देते, इतने रूथलेस थे और इतने सेल्फ बिलीव थे और इतनी क्रिकेटिंग डिग्री थी इनकी, बड़े ऊंचे प्लेयर्स थे। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज थी जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, लाइव जो मैंने देखा है, वो ये था कि दे प्लेड फॉर पाकिस्तान अंदर, दे वर कंपेटिटर्स यार, ये compete करते थे, शोल्डर नहीं गिरते थे, एग्रेसर्स थे, दे कुड मीट द चैलेंजेस हेड ऑन। जी। तो अब तो मैं ये देखता हूँ, ये वो अच्छा, आपको एक और चीज बताऊंगा जो आई डिडंट वांट टू से, बट यू हैव प्लेड लोड्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं भी सर्किट का हिस्सा रहा हूँ। तो हम लोगों का ये होता था कि यार एक विल्स कप का मैच मिल जाए, एक पिंडी का कलर मिल जाए, एक पेटर्स ट्रॉफी का मैच खेल ले, क्योंकि हमारा इतना ही टैलेंट था। लेकिन ये जो थे ना, इंजमाम, बासित, आके, मुश्ताक, बाद में सकलैन आ गया, वो ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी खेला हुआ है। तो ये जब सारे आए, तो इनको हम देख के कहते थे ये पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, राशिद, मोइन, यानी कि इतना फर्क था इन इस तरह का, ये इतने सुपीरियर थे। फिर जो डिपार्टमेंट खेलता था, इसका मतलब होता था कि ये अब अगला पाकिस्तान खेलेगा, कि ये हमारे स्टार्स बन जाते थे, जो पिंडी की टीम से एडीबीबी में चले गए, राजा आफाक थे, सबी अजहर, मसूद अनवर, शायद पोपी अल्लाह बख्शे, शायद जावेद, ब्रिलियंट बैट्समैन और स्पिन बॉलिंग, वो चले गए हबीब महमूद, ये हमारे स्टार्स थे कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना? तो हालांकि हम भी अंडर 19 खेले हुए, इनके साथ रहे हुए, ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ, मैचेस खेले हुए, ट्रॉफी खेली हुई, ये चीजें। एक तो ये था। दूसरा, आप ये सोचो, आप हैरान हो जाओगे, मैं नाम कुछ लूंगा। एक सरफराज पक्का था जिसके 500 आउट थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वह गुजरावाला गए या सियालकोट। सियालकोट का, जी जी, वापडा से खेलते थे वो। जी जी। हाँ, अच्छा। उसके बाद एक हसनैन काजिम था, इजी 145 प्लस, यूबीएल से भी खेला। जाफर नजीर का बाउंसर वाज इक्वली फास्ट, एज फास्ट एज शुएब अख्तर, जो केरल से खेलता था, इसके भी 400-500 आउट है। ठीक है, अच्छा, अभी 400-500 आउट फर्स्ट क्लास में करके, दे कुड नेवर इमेजिन कि ये पाकिस्तान खेलेंगे। नदीम इकबाल थे, बहुत तेज गेंद करते थे। बाद में तो खैर हमारे बाद साजिद शाह, नेवर प्लेड फॉर पाकिस्तान, वो भी 500-600 आउट है। एबटाबाद के, जी जी। हाँ, और सर अब्दुल रकीब जो है वो नहीं खेल पाए थे, मतलब उनसे बड़ा कुछ स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स था ही नहीं, क्योंकि इकबाल भाई खेलते थे, इकबाल भाई थे। तो यू जस्ट कांट बिलीव कि अच्छा, ये आमिर सजाद जैसा बैट्समैन, आपने तो खेला भी होगा, देखा भी होगा। जी जी, वो भी वापडा से खेलते थे, बिल्कुल। फिर ये अपना मोहम्मद रमजान, एक टेस्ट खेला। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे जो कि आजकल तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के सुपरस्टार्स होते हैं, एंड दे कुड नेवर कम क्लोज टू द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, उस टाइम की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। उस टाइम आई थिंक जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब मेरे ख्याल से कंपटीशन नज़र भी नहीं आता, डॉक्टर साहब। है ही नहीं, तभी तो ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, और दूसरा, मैं जिस दौर में पाकिस्तान टीम के साथ जो मैंने 6-8 साल रहा हूँ मैं क्लोजली, जो उसमें तो आपके 11 तो पक्के होते थे ना, वो तो बात होती थी 12वां 13वां 14वां, दैट्स ऑल। ठीक है ना? तो वो तो कोई सोच नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ यार, 1970s में सादिक मोहम्मद, माजिद खान ओपनर, तो मुदस्सर भाई, मोहसिन भाई को अपनी टाइम पर वेट करना था। ठीक है, उसके बाद आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, वसीम राजा, जावेद मियांदाद, तो हारून रशीद को 21 टेस्ट ही मिलने थे, और जहीर अब्बास, तो कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सोच सकता था बिल्कुल नहीं। कि इनको ब्रेक इन करेगा? मतलब अजमत राना एक सीजन में 600 करके टूर भी नहीं गए थे।
आज तो 2 हो जाएँ तो पहुँच जाते हैं। तो ये चीज थी ना, तो वो कंपटीशन और स्टैंडर्ड ऑफ योर फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट, हालांकि यही स्ट्रक्चर था यार, जी, जी। लेकिन डिपार्टमेंट सीरियस तगड़ा है यार, बहुत कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट्स का सन 1974 के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। 1974 के बाद बहुत कंट्रीब्यूशन। आप तो बेचारे आपने पैदल कर दिया डिपार्टमेंट्स। अभी भी अभी भी आप देखें, अच्छा ख़ैर ये डिपार्टमेंट की बात आगे चली जाएगी। अब इसको मैं एक एक सवाल ज़रूर करूँगा आपसे आखिर में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि साथ-साथ ही हम चलें। जैसे आपने तो ये ज़ाहिर है 8-10 साल आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ टीम के साथ भी काम किया है, तो उसमें 2 डब्ल्यूज़ की बात बड़ी आती थी कि इनकी आपस में बनती नहीं थी और व्हाटएवर एक दूसरे का, और 2003 में भी जो चीज़ हुई, जो चीज़ें हुई, उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? आप इनसाइड आप बताएँगे, हमें तो नहीं पता, हम तो सुनी-सुनाई बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। खुल के बता देता हूँ, हाँ जी। एक तो इनकी शुरू में बहुत बनती थी, ओके, दे हंटेड इन पेयर, ओके। and probably the greatest fast bowlers ever in the history of Pakistan cricket. बिल्कुल, और वसीम भाई तो शायद टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बिल्कुल। ठीक है, जितना इनका टैलेंट और जितना इनकी एबिलिटी थी, तो ये बहुत बनती थी, डेवस्टेटर्स थे। और वकार यूनुस का ऑरा ये था कि वेस्ट इंडीज में टिकट ब्लैक होते थे, जिस तरफ से जिस एंड से इन्होंने बॉलिंग करनी। जी, अच्छा। वाह! फिर जब ये पावर गेम्स आई ना कप्तानी, पहले तो वसीम भाई के अगेंस्ट रिवोल्ट हो गया था, आई थिंक वो 94 का जो रिवोल्ट था ना, जिसमें हमारे दोस्त यार भी शामिल थे, वो दैट स्ट्रक पाकिस्तान क्रिकेट लाइक अ थंडरबोल्ट। ओह! और वो जब सलीम मलिक बाय डिफॉल्ट कप्तान बने थे, जी, जी, जी। सलीम मलिक के मुतालिक भी मैं कह दूं कि अगर उनका वो मैच फिक्सिंग वाला बैन शैन ना होता और इन्वॉल्वमेंट ना होती जो भी था, he would have been the finest captain ever। कैप्टन? हाँ, उनसे ज्यादा दिमाग किसी का नहीं था। वो तो ਇੱਥੇ आ जाए, थोड़ा बाहर हो जाए, एंगल पे आ जाए, ਇੱਥੇ आएगी गेंद, उधर गेंद जाता था। वाह! ही वाज अ जीनियस। आप उनका रिकॉर्ड भी उठा के देखिए ना, वो तो कोई 7-8 टेस्ट जीत गए हैं 11-12 टेस्टों में से, ओह! ठीक है ना। जी, वो ब्रिलियंट कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। तो ये जो आपने चीज पूछी है ना, फिर ये कप्तानी की जब वो इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई ना, देखो जिस वक्त तक जावेद भाई नेचुरल इनहेरिटर टू इमरान खान थे ना, 92 इंग्लैंड टूर जीते और फिर 94 हैमिल्टन टेस्ट जीते, उसके बाद जो बैक हैंडेड पॉलिटिक्स शुरू हुई ना कि जावेद भाई को हटाना, और जो फिर इन्होंने हटा दिया होम सीरीज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और वसीम भाई प्री मैच्योर कप्तान बना दिए गए। जिस दिन वसीम भाई कप्तान बने थे, 6-7 ने सोचना शुरू कर दिया था कि वो भी कप्तानी करेंगे। ओह! अच्छा। तो ये पावर सेंट्रिसिटी जिस वक्त आ गई ना पाकिस्तान टीम में, फिर इनसिक्योरिटी आ गई। और ये जो आप बोल रहे हो, विकी ने कप्तानी की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जब शारजा में वसीम भाई इंजर्ड हुए, जी, तो वहां से फिर थोड़ा सा ना रिलेटिव इनसिक्योरिटी थी, बैक हैंडेड। बट ये सोशली बहुत अच्छे थे, उठते बैठते कट्टे थे। दे दे हंटेड ऑन द ग्राउंड इन पेयर एंड दे हंटेड ऑफ द ग्राउंड इन पेयर, ठीक है। ब्रिलियंट थे, अरे स्पेक्टेकुलर क्रिकेटर्स। तो वहां से फिर ये शुरू हुआ। तो 2003 तो बिल्कुल ही फटा हो गया ना, क्योंकि वसीम भाई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, और उनको इंडिकेशंस दी गई थी कि कप्तानी करेंगे वर्ल्ड कप में। ओके। और फिर विकी कप्तान हो गया, एंड देन वसीम भाई वेंट देयर, उन्होंने फिर 500 की थी, विकेटें हॉलैंड के अगेंस्ट, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कंप्लीट की थी। फिर वो इनका वेनिंग पीरियड भी आ गया, फिर ये बाहर हो गए सारे। तो यस, फिर बाद में इनकी नहीं बनी, बट वो ब्लोन अप ज्यादा था रादर देन, आप ये समझ लो कि वो इनसिक्योरिटी एंड पावर गेम्स आप कह सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई कबाहत नहीं थी इनकी कि एक दूसरी तरफ को कर और एक दूसरी तरफ कर। नो, इट वाज नॉट लाइक, इट वाज नॉट लाइक दैट। मतलब थी ज़रूर। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, 2003 में तो साफ थी। मैं क्या रोकूं, मैं क्या रोकूं, वो तो रिवलरी भी शुरू हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है डॉक्टर साहब आपने, ज़ाहिर है आपने होस्टिंग शुरू कर दी पीटीवी पे, गेम ऑन है, वो आपने बड़ा चलाया और आपके नाम से ज़ाहिर है सब देखते भी थे। और आपके सामने उस वक्त भी पहले इंद्री भाई की कप्तानी भी आई, फिर शुएब मलिक की कप्तानी आई, फिर उसके बाद आई थिंक ये यूनुस भाई की कप्तानी आई, उसके बाद आई थिंक शाहिद भाई की कप्तानी आई, फिर हफीज़ भाई की कप्तानी आई, फिर मिसबा भाई की कप्तानी आई, फिर अज़हर अली की कप्तानी आई, फिर आई थिंक सरफराज अहमद फिर लॉन्ग पीरियड तक रहे। उसके बाद सरफराज के बाद आई थिंक बाबर की कप्तानी है, नहीं सरफराज के बाद फिर अज़हर अली की आई और फिर बाबर की आई। तो किस तरह इस
ऑरा को देखते हैं और किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जो कप्तान होता है वो बैकबोन होता है, मुझे ऐसा लगता है टीम का, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, टीम खिलाना हो, ग्राउंड के अंदर लड़वाना हो। जैसे आपने कहा सलीम मलिक साहब की आपने बात करी कि उनको नॉलेज इतनी थी कि भाई इधर हो जाए, ऐथे हो जाते, एज अंदर हो जाए थोड़ा सा तो बॉल उधर ही आएगा, तो उधर ही आती थी। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन इस टाइप का कप्तान था, या ये सब लकी कप्तान थे कि इनके साथ कोई और कप्तान नहीं था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, होस्ट बन गया फवाद आप। एक जो कारदार साहब के मुतालिक हमने पढ़ा है, उनको तो नहीं देखा, लेकिन ही वॉज, आप कह सकते हो कि लविंग ऑटोक्रेट, डिक्टेटिंग स्टाइल था उनका, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, और जिनको स्किपर कहते थे, कि स्ट्रॉन्ग टेक्टिकल नॉलेज, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और ये अपना मैन मैनेजमेंट कमाल की थी उनकी। तो एक तो वो पाकिस्तान हिस्ट्री में आप सोचो कि जब आप शुरू होते हैं ऑफिशियली, अब हर सीरीज में एक टेस्ट मैच जीत गए, ठीक है, अब इंग्लैंड में जाके भी टेस्ट मैच 54 में जीत गए, इंडिया में लखनऊ में जीत गए 52-53 पहली सीरीज में, तो वेस्ट इंडीज में अब टेस्ट मैच जीते, एक हनीफ भाई ने बचाया 337 करके। तो एक तो उनको आप कह सकते हैं कि ही वाज ए फैंटास्टिक फिनोमिनल कप्तान। उसके बाद बीच में उनके बाद फजल महमूद फेल्ड एज कैप्टन, इम्तियाज अहमद वाज वेनिंग, फेल्ड एज कैप्टन, देन जावेद बर्की को बना दिया गया सन ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर। वो सिर्फ 5 टेस्ट खेले हुए थे जब उन्हें, या 7 टेस्ट खेले हुए थे जब उनको कप्तान बना दिया फॉर द टूर ऑफ इंग्लैंड। वो डिजास्टर हो गया। कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, आई थिंक, हाँ, ही वाज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। उसके बाद हनीफ भाई आए, हनीफ मोहम्मद का टिपिकल वही रीअश्योरिंग स्टाइल था। Then Saeed Ahmed was very aggressive, not tolerated after one series, हालांकि बैट्समैन बहुत बड़े थे। फिर कंसेंसस कप्तान हो गए जो कि ज्यादा डिप्लोमेट थे, इजी गोइंग थे, वो अथॉरिटेटिव नहीं थे, वो थे इंतखाब आलम। देन अ जीनियस कैप्टन केम, दैट वाज मुश्ताक मोहम्मद, जो कि स्ट्रीट स्मार्ट, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिकली कमाल कप्तान, मोस्ट सक्सेसफुल आप कह सकते हो। सो अब्दुल हफीज कारदार एंड देन मुश्ताक मोहम्मद, एंड देन बाय डिफॉल्ट एक तो जावेद भाई पहले जब कप्तान बने इनके अगेंस्ट रिबेलियन हो गया। जावेद भाई वाज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, और शायद ये जो इनका पेयर था इमरान खान के साथ, दोनों एक दूसरे को टॉलरेट इसलिए करते थे, दोनों इंटरडिपेंडेंट थे, शायद पर्सनालिटीज कंप्लीटली डाइवर्जेंट थी, लेकिन जावेद भाई स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकली ही वाज एन इनोवेटर, कमाल थे, स्ट्रीट स्मार्ट ब्रेन था। और वो जो है वो टिपिकल ऑक्सफोर्ड स्टाइल, मैन मैनेजमेंट, लीडरशिप, ब्रेव, एग्रेसिव। तो उसमें आपको सानी नहीं है इमरान खान को, आप तीसरे पे इमरान खान रखें, चौथे पे आप रखें जावेद मियांदाद। फिर तो शुगल शुरू हो गया ना, सुबह उठते थे तो राशिद लतीफ कप्तान होता था, शाम को आमिर सुहेल होता था, अगले दिन मोइन खान होता था, वो जब इनसिक्योर पीरियड चल रहा था फिक्सिंग वाला, उसमें तो किसी को टाइम नहीं लगा। मोइन वाज नॉट अ बैड कैप्टन, बट ही हैड टू मेनी सीनियर्स टू लुक आफ्टर। वसीम अकरम जो पहली दफा कप्तान बनाया गया, शायद वो प्रीमेच्योर था, लेकिन सेकंड टेन्योर में ही वाज एन आउटस्टैंडिंग कप्तान, दिलेर कप्तान, प्लेयर्स को साथ लेके चलना, सो यू कैन ऐड वसीम अकरम। अनफॉर्चुनेटली राशिद लतीफ का टेन्योर, क्योंकि मजाज ऐसा था, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी और क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में जले नहीं हो सकते थे, 2 स्ट्रेट शाम, तो उनको खामखा फारिग कर दिया गया। एंड देन यूनस के साथ भी यही हुआ, वरना ये दोनों बड़े तगड़े कप्तान हो सकते थे, क्योंकि थिंकिंग क्रिकेट समझते थे। अब आए आप शुएब मलिक अगेन। अच्छा, इंजमाम ने अथॉरिटी बहुत यील्ड की, और कहीं ना कहीं किसी कोने में कहीं इनसिक्योरिटी भी नजर आती थी कि एक जनरेशन ऑफ बैट्समैन गायब हो गई। बट इंजमाम का मुझे याद है कि पहली दफा जब इनको कप्तानी ऑफर की गई थी आफ्टर द न्यूजीलैंड टूर इन 2001, so he said कि I'll bide my time, I'll wait for the seniors to retire. So he was a very intelligent and a very clear-headed man. अब ये कह सकते हैं कि बड़ा उसने he was loaded with cricketing talent and skill, और contrary to his image, he was a very sharp cricketing mind. वो तो 2006 में ओवल फियास्को हो गया, एंड देन हिज वो अनफॉर्चुनेटली 2007 में डिजास्टर हो गया वर्ल्ड कप में, मुल्बर का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद शुएब मलिक टेन्योर, मोहम्मद यूनुस को आपने ठहरने नहीं दिया, सलमान बट शाहिद अफरीदी पहले टेस्ट के बाद छोड़ गए इंग्लैंड में, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को स्लेज हैमर की तरह लगा
तो मैं बड़ा ब्लंटली कहूंगा, अगर 1999 में मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो शायद 2010 अवॉइड हो जाता, क्योंकि उसने आपकी पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादें हिला के रख दी। ठीक है। और सलमान बट, मोहम्मद आमिर और इसका बाहर होना, अपना आसिफ का, मोहम्मद आसिफ, दैट वाज रिग्रेटेबल, अनफॉर्चुनेट, बहुत डैमेज किया उसने पाकिस्तान क्रिकेट। और देन मिसबाह हक बाय डिफॉल्ट कप्तान बनाए गए। तो मिसबाह अगर स्टैट्स में देखें, नंबर्स में, तो ही रिमेन्स एज द बेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड वाइज। ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली इमरान भाई का फ्लेयर, जावेद भाई का और अब्दुल हफीज का था, मुश्ताक मोहम्मद, ये बहुत आगे की चीजें थी। बट मिसबाह को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ फॉर रिहेबिलिटेटिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो आप ठीक है, उनके अगेंस्ट कुछ चीजें हैं जो कि आपने भी सफर की होंगी, और फिर वो डिफेंसिव माइंडसेट, और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, सेल्फिश प्लेयर्स का हो जाना, और अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस वबा का फैल जाना। लेकिन पहले 3 ओवरों में डी पॉइंट का हो जाना, ठीक है ना, और पीछे बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो जाना, तो वो अजीबो गरीब चीजें थी। स्वीपर कवर नजर आ रहा था 10 ओवरों में। लेकिन आई पर्सनली गिव क्रेडिट टू मिसबाह फॉर एक्चुअली पिकिंग अप पाकिस्तान टीम आफ्टर दैट क्राइसिस इन 2010। बाकी सैफी बहुत स्मार्ट कप्तान था, बहुत आला कप्तान था। सैफी ने बड़ी सरफराज अहमद ने बहुत बड़ी गलती की, और वो ये की कि वो राइजिंग अबव द सेल्फ के चक्कर में वो अपने को बैटिंग ऑर्डर में भी नीचे धकेलता चला गया, नॉट रियलाइजिंग कि कारपेट विल बी स्वेप्ट अंडर हिज फीट। अदरवाइज आई थिंक लास्ट बेस्ट कैप्टन मैंने सरफराज देखा पाकिस्तान टीम का, ठीक है, जिसको आप कप्तान कह सकते थे, तेज तगड़ा। अब आए आप अनफॉर्चुनेटली जो हमने बाकी देखा है, अजहर अली वाज टू गुड अ जेंटलमैन एंड टू सबमिसिव अ कप्तान। ठीक है। बाबर आजम को आउट ऑफ प्लेस कप्तान बनाया गया। ही नेवर डिजर्व टू बी पाकिस्तान कैप्टन। ही वाज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग टैलेंट। वो एक तरफ और बाकी 10 एक तरफ, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स उसको अपने कप्तान परफॉर्मेंस में बना दिया अजहर को सैक करके। आई डोंट थिंक सो उसकी कम्युनिकेशन, फिर वो मुझे एक्सेंट्रिक लगता है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, फिर वो ककून बना लेता है, फिर अपने पसंदीदा प्लेयर्स को फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर पाए। सो आई थिंक कि बाबर मेरे लिहाज से पहले टेन्योर में तो वाज आउट ऑफ प्लेस एज कप्तान। ओके। अच्छा, फिर बाद में तो योर कैप्टन इज एज गुड एज द टीम, फिर तो आपकी तबाही शुरू हो गई, बर्बादी शुरू हो गई। आपने पिछले 39 टेस्ट मैचों में 25 टेस्ट कैप दिए हैं फवाद आलम। 39 टेस्ट मैचों में, लास्ट 39 टेस्ट में 25 टेस्ट मैच कैप्स, वाह, और क्वालिटी आपके सामने प्लेयर्स की। बिल्कुल। अभी आगे भी मुझे लगता है बहुत मिलने वाली हैं। मिनर वगैरह इससे भी नीचे जाएंगे आप। अच्छा, हाँ, इससे भी नीचे। तो अनफॉर्चुनेट है। लाइक अभी आप क्या समझते हैं, जैसे क्योंकि आपने जैसे कहा कि बाबर को भी, जैसे शायद जैसे आपने पहले वसीम भाई की भी बात की थी कि जब 1994 में आई थिंक फर्स्ट टाइम कैप्टन बने थे वसीम भाई, हाँ, 92 93 93 में, तो उस टाइम आपने कहा था इमेच्योर उनको कप्तान बना दिया गया था। और सेम लाइक आप मतलब बाबर को आप कह रहे हैं कि पहले टेन्योर में उसकी आपको नहीं ऐसा लगा, तो अब क्या समझते हैं कि दोबारा से वो टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं? अनफॉर्चुनेटली एक तो मैं समझता हूँ बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा आपको हटाया गया था, जी, ठीक है, आपको व्हाइट बॉल से हटाया तो आपने रेड बॉल भी छोड़ दी। ठीक। तो बाबर इज टू गुड अ प्लेयर, एंड इस टीम में आपको खुद ही पता है यार कि मतलब बहुत सुपीरियर बैट्समैन भी है वो। ठीक है, उसको 3 साल बड़े हवाई तबाही चले गए, अनफॉर्चुनेटली एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स इंटरनलाइज्ड हो गई, और आपको पता ही है कि बैक एंडेड में क्या क्या हो रहा था। वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग से काम शुरू हुए, और फिर जकाश शाह के ज़माने में कि बाईपास करके तो शाहीन को ऑलरेडी बोर्ड कांटेक्ट करना शुरू हो गया हुआ था। तो वो सही बात हुई थी जैसे शाहीन को दोबारा कप्तान बनाया, फिर एकदम से फिर दोबारा शाहीन से कप्तानी ले ली गई। शाहीन के साथ भी तो ज्यादती की ना, फिर उसको रॉन्ग फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। उसको T20 का कप्तान बनना चाहिए था। सलमान अली आगा तो दूर दूर तक T20 के करीब नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। अब अगर मैं ये सोचूंगा मैं फवाद आलम जो है वो क्रिस गेल की तरह T20 खेलेगा तो मैं बेवकूफ हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। फवाद की अपनी नीश है, तो आगा की अपनी नीश थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत काम करके वो आया हुआ था।
और अपना टेस्ट क्रिकेट और वनडे का बड़ा ऑथेंटिक बैट्समैन, वो आजकल उसमें क्राइसिस में चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, और शान मसूद के साथ तो डिजास्टर हुआ। और एक और चीज मैं बताता हूँ, मुझे साफ लगता है कि आप कप्तान है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो करंट मैनेजमेंट है, कोच और हेड कोच, बैटिंग कोच, ये भी नहीं, डिसीजन पावर है ही नहीं इनके पास, दे आर कंट्रोल्ड। तो किसके पास है पावर डॉक्टर साहब? आई थिंक आकिब जो है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी जो टीम है उसके बाद किसी के पास पावर ही नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, वो लगता ही नहीं है यार। मतलब शान मसूद बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, तू खुद जानता है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा ब्यूटीफुल आदमी है, मतलब इज ए गुड मैन, सॉलिड किड। और ये कैसे हो सकता है कि यार आप 17 में से 14 टेस्ट मैच हार जाए और आपका कंट्रोल ही ना हो, और मैच सिचुएशन आप रीड ही ना कर पाए, और आप बांग्लादेश में जो है टॉस जीती उनको खिला रहे हैं, ठीक है ना। वो तो समझ से बाहर थी, वो तो समझ नहीं। हमने अपने घर में भी तो यही किया था, और बांग्लादेश में भी हमने टॉस जीत के उनको खिला दिया था। और फिर शान का जब आपको पता लग गया था 6-7 टेस्ट मैच के बाद, तो दे शुड नॉट हैव प्रोलॉन्ग्ड हिज मिजरी एंड पाकिस्तान टीम की मिजरी, ठीक है ना। जी और मैं तो ये समझता हूँ लकी टू प्ले 44, 45, 46 टेस्ट मैच, जितने भी खेला भी तो खैर 100 किया उसने वेस्ट इंडीज। जी जी जी। बट आई थिंक ही हैज बीन अ बिट फॉर्चुनेट कि कंपटीशन है ही नहीं, वरना मतलब नईमुद्दीन वगैरह ये कहाँ नेड़े लगने देते थे यार, वो बिल्कुल उनको चांस नहीं मिला कभी भी, आप देखो ना, ट्रू। ठीक है। तो आई पर्सनली फील के बाबर को क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, जी बिल्कुल। मैंने शाहिद भाई से भी पूछा था, शाहिद भाई ने भी बोला था कि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन नहीं था, तो आपने बाबर है तो क्लास ना बना नो, दिया। नो डाउट, एज अ प्लेयर। शायद बेहतर कप्तानी करे आप, क्योंकि अपनों ने खंजर भी घोंपे ना पीछे से। ये भी है, खंजर तो घोपे हैं। अच्छा, अभी जो 2 टेस्ट गए हैं, ज़ाहिर है जो हुए हैं, एक हम जो है हारे थे पहला, दूसरा हम जीते थे, और उसको कैसा देखते हैं आप? और ज़ाहिर है इसमें आपको मैं पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट बिल्कुल नहीं करना चाहता, वेरी वेल डन। 8 सक्सेसिव टेस्ट हारने के बाद आप जीते हैं क्वींस पार्क में। लेकिन अगर आप मेरे से जेन्युइन एनालिसिस लेंगे ना, जी तो पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज जीता, दूसरा टेस्ट वेस्ट इंडीज हारा। जी आप समझे मेरी बात? जी जी, मैं समझ गया। क्योंकि वो पिच बनाना, फिर रोस्टन चेस का सिर्फ 7 ओवर करना, एक स्पिनर पे डिपेंडेंट होना जुमेल वेरिगन पे, और फिर लॉस्टन चीज के होते हुए कैरम हॉज के 11 ओवर कर जाना, फिर उनके डांस कर रहे थे बैट्समैन, क्योंकि आपकी क्वालिटी उस पर उनसे बहुत सुपीरियर थी, बिल्कुल आपने पिच दे दी ना टू हंट। एंड देन आई थिंक आप देखोगे आपके रेड बॉल के कैंप में नहीं था अब्दुल्ला शफीक, जी जी आपके बिल्कुल प्लान में नहीं था अब्दुल्ला शफीक। जी क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल गया वो 160 की। जी बाबर वॉज अनलकी, 88 पे रन आउट हो गया, वो रन आउट ना होता तो ये इनिंग से जीत जाता, इनिंग से जीते, बिल्कुल सही। ठीक है ना। और वो लड़का भी वल्नरेबल है, वो बहुत टैलेंटेड है, अजान अवैस, इंग्लैंड में उसका मेक और ब्रेक होगा, क्योंकि हर बॉल खेलता है वो, यू नो इट बेटर देन मी। जी और अब्दुल्ला फजल के साथ जाती हो गया, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, और अब वो कहीं इस रैलम में से निकल ही ना जाए ना। मुझे ये भी तो हमें इधर डर लगा रहता, सहका लगा रहता। वो वाकई अनफिट है? आज मेरा ख्याल है वो अनफिट है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आपका ख्याल है कि उसको भेजा गया है? जस्ट सही, मुझे ऐसा नहीं लगता वो अनफिट है। हमारे भी ज़राए हैं थोड़े से। वैसे बैट्समैन का कमर में दर्द निकलाना, एग्जैक्टली हम भी खेले हैं इतना अर्सा बैट्समैन के, और ये तो हम बेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई निगल्स होती है हमें, तो ये तो हम बहुत बेयर कर सकते हैं, कोई हमने बॉलिंग थोड़ी करनी। मैं ये समझा था फवाद के शायद वेट लिफ्ट करवा दी है, डेड लिफ्ट करवा दी, और भगा ज्यादा दिया, ट्रेनिंग ज्यादा करा दी, सुबह 5 बजे उठा दिया, तो वो कहीं मसल स्पैज़म होकर डिस्क प्रोलैप्स हो गया है। लेकिन आप जो कह रहे हो ये तो बिल्कुल मुमकिन है कि जो वो उसको वापस बुला रहा था किसी को अकोमोडेट करना था, ये भी बिल्कुल मुमकिन है, ये हो रहा है, ये कबीला सिस्टम तो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ही इज़ अ तगड़ा केडी, मतलब है कि अच्छा तगड़ा है, और जैसे आपने कहा भगाना या वेट शेड उठाना, वो यहाँ पर करते गए हैं और पूरा कैम्प करके गए हैं, हर चीज़ है, उसके बाद ये चीज़ हो जाना तो थोड़ा सा शॉकिंग है। और इट्स हैपेंड, कहते हैं ना कि पहले भी हुआ है, और आगे भी हो सकता है, ज़ाहिर है। बट और अभी तो लकीली ज़ाहिर है अब्दुल्ला शफीक भी नहीं खेलता, वो तो ज़ाहिर है शान अनफिट हो गया,
तो इस वजह से अब्दुल्ला शफीक को वो चांस मिल गया, वरना अब्दुल्ला शफीक को भी आई थिंक इंग्लैंड में जाके चांस मिलता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ फवाद जी कि नहीं, अब्दुल्ला तो टीम का हिस्सा ही ना होता ना अगर शान अनफिट ना होता। नहीं 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 नहीं, अब्दुल्ला शफीक को फजल की जगह बुलाया गया, अब्दुल्ला फजल की जगह। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला फजल जी 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 जी, और उसके साथ जो है साउथ को भी इंक्लूड किया है फॉर इंग्लैंड सीरीज। की एक बात, हाँ, अब्दुल्ला फजल की एक मैं बात आपको कर दूं जी कि मुझे अजान अवैस के ठीक है कि 1100 है 38 फर्स्ट क्लास मैचेस में, हर 2.5 गेम के बाद वो 100 करता है, खुला खेलता है। किसके 100 हैं? 1100 है इसके, अपना अजान अवैस के 11 सेंचुरीज हैं इनकी। 11 फर्स्ट क्लास सेंचुरी, 38 फर्स्ट क्लास मैच में, ओके ठीक है। तो वो खुला खेलता है, स्क्वायर पॉइंट पॉइंट कट अच्छा मारता है, वो ठीक है, लेकिन हर गेम खेलता है। मुझे अब्दुल्ला फजल ज्यादा कॉम्पैक्ट रेड बॉल प्लेयर लगा कि इसको छोड़ना भी आता है, जिस तरह से डेब्यू पे वेस्ट इंडीज इसके बांग्लादेश अगेंस्ट शुरू किया था। जी तो आई थिंक ही इज अ मोर रिलायबल बैट्समैन। बाकी मैंने इस लड़के को तो देखा नहीं हुआ जो भी आपने खिलाया है, ये वेस्ट जो खिलाया था मिडल ऑर्डर में, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, निकल के स्पिनर को मारता ही है वो, ठीक है। तो आई पर्सनली फील कि आपकी बात ठीक हो सकती है, आपका ये जी भाव ठीक हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे साउथ शकील को पहले कहा गया कि इंग्लैंड ज्वाइन करेगा, फिर उसको वेस्ट इंडीज भेज दिया, फिर एक रात तक ये था कि साउथ खेलेगा क्वींस पार्क में, और वैस जफर खेल गया और साउथ बाहर हो गया, फिर यहाँ तो वो फिट नहीं था, और अगर फिट नहीं था तो आपने वेस्ट इंडीज क्यों भेजा? बिल्कुल तो क्या अब इंग्लैंड में क्या साउथ खेलेगा? यार डिपेंड करते हैं, साउथ के भी 8 9 10 टेस्ट तो अच्छे नहीं गए। नहीं अच्छे तो नहीं गए, बट ये विकेट तो था ना ऐसा कि जो उसको सूट करता था। दूसरा, साउथ को कोई समझा देना कि जी उससे अच्छा कॉम्पैक्ट रेड बॉलर इज द बेस्ट रेड बॉल बैट्समैन इन नो पाकिस्तान। डाउट, नो डाउट। नो डाउट तो अब अगर, और ब्रिलियंट, ही शुड हैव बीन द टेस्ट कैप्टन आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर लिहाज से कप्तानी डिजर्व करता है, वो करके आया हुआ हर जगह। जी साउथ कहते हैं ना, कबा चला हंस की चाल अपनी भी भूलने लगा, कि वो जो T20 में और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ और फिर स्वीट को चेंज करना और फिर वो आगे से मारनी शुरू करना, probably he has gotten perplexed, और सेम हैज हैपेंड टू सलमान आगा। तो साउथ को अपनी स्ट्रेंथ और बेसिक नहीं छोड़नी चाहिए, वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है यार, नो डाउट बहुत तगड़ा बैट्समैन है। तो आई थिंक साउथ शुड प्ले इन इंग्लैंड। हाँ लगता तो है, लेकिन अब इंग्लैंड में देखें तो क्या लगता है, अभी तो ये सीरीज तो हो गई, अब इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है। अगर तो जोफ्रा आर्चर खेला इंग्लैंड से ये 3 टेस्ट, हाँ जी। इसे फिर तो भूल जाओ। और अच्छा जी। दूसरा, इमाम शायद टीम के साथ रखा जाए, बट इमाम नहीं आता। इमाम उल हक की बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आ जाएगा ना, अगर वो खेल गया उसने शान 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 फिट हो गया तो। अच्छा, फिर आपकी कमाल टीम है कि अब्दुल्ला अभी नंबर 3 पे आया है, और शान 3 पे था तो अब्दुल्ला 3 पे आ गया। अब जब शान वापस आएगा तो इमाम को ड्रॉप करके अब्दुल्ला को ओपन करा देंगे। जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है नंबर्स का, हाँ जी, इधर तो सही कह रहे हैं। ये है। ये तो तो सीरीज मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरह, वो तो बताएं, रिजल्ट तो बताएं कुछ अगर तो जोफ्रा आर्चर खेला तो सीरीज मुश्किल हो जाएगी। वैसे क्या। बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म। हाँ ये अच्छी बात है कि वो फॉर्म में आया है। ज़ाहिर अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी फॉर्म में ग्रेड 2 खेल के मतलब उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप मोहम्मद अब्बास को टेस्ट में 8 आउट करने के बाद ड्रॉप कर दें, और ऐसी पिच पे जो उसी की पिच थी कि इकोनॉमी बेस करके वो आउट करने थे उसने, तो अब इंग्लैंड में भी ये ना करेंगे 8 आउट करने के बाद साजिद को ड्रॉप कर दें। प्रॉब्लम होगी कि साजिद या उस्मान में से कौन खेलेगा, अली उस्मान। नहीं, आई थिंक साजिद ही आउट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस्मान ही खेलेगा। हम लोग वो नहीं देखते, हालांकि इंग्लैंड में खब्बा स्पिनर ज़्यादा वो नहीं है जितना कि ऑफ स्पिनर है, क्योंकि पैचेस बाहर बनते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप पैचेस बनेंगे तो वहाँ से आपको टर्न मिलेगा, वहीं से सीधा भी रहेगा, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप देखें जो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स हैं, जब शेन वॉर्न के बाद वो लोग खब्बा नहीं खिलाते, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खिलाते, वो ऑफ स्पिनर ही खिलाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ी है। हाँ अब मैं अच्छा, अब एक और बात है, अभी जो आपने अवैस जफर को खिलाया जी या जो भी ना अवैस जफर, मुझे ये बताएं कि वो एक इनिंग में आउट हो गया, जी अब अगर आप उसको ड्रॉप कर देंगे तो कितना जुल्म होगा। बिल्कुल। और आप कर देंगे ड्रॉप, देख लीजिए।
हाँ वो तो आप करेंगे, जाहिर है। हालांकि मैंने अगर ड्रॉप करना हो तो मैं सलमान अली यादव को ड्रॉप करूँ। हैं, ये तो बहुत बड़ा वो है कि मतलब तीन इनिंग्स में रन नहीं हुए तो मतलब उसको। सर 3 इनिंग नहीं हुई सर, तो देखिएगा जाके। अच्छा, 6 से 7 टेस्ट मैच हो गए। वो साउथ नहीं है ना। हाँ, तो फिर आप आगा को ऑफ स्पिन का सोच के कर लेगा, बस 2 ओवर कराए अपने टेस्ट में, आप खिला देंगे और आप अवैध सफर को ड्रॉप कर देंगे। और हो सकता है कि आपने सिर्फ टेस्ट कैप देने के लिए खिलाया हो, आपके फ्यूचर प्लान भी ना हो। मे बी आपने खुद ही बताया कि 25 टेस्ट कैपे दे चुके हैं हम लोग 39 टेस्ट मैचों में। यार वैसे वाकई डॉक्टर साहब, पहले तो मतलब मतलब अब मैं क्या बताऊं, मतलब लाइक पहले तो सोचते अगर आप पीछे चले जाएं पिछले 2011 के बाद से, जब असद, यूनुस भाई, मिसबाह भाई, अजहर अली, इन चारों के अलावा तो मिडिल ऑर्डर में कोई आया ही नहीं 6-7 साल। नहीं सात खैर, साल आपके साथ तो ज्यादती होती रही। मैंने किसी दिन पूछना है कि आपने मज किसकी चुराई थी। ओ, वो तो देखें, वो तो आपके सामने कैप्टन वगैरह सारे हैं, आपने ज़्यादा उन लोगों से पूछा है। अगर आपको, अगर उसका जवाब, वो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला तो वो मुझे भी बता दीजिएगा। मैं बता दूं क्या था जवाब? जी जी। तू इंसिक्योर करता था बैट्समैन को, तूने वैसे भाई पाकिस्तान का कप्तान हो जाना था। मुझे भी यही दो बातें लगती हैं, लेकिन खैर मैं अपनी बात तो नहीं बोलता क्योंकि मुझे भी ऐसा सम टाइम फील हुआ और आखिर में भी फील हुआ डॉक्टर साहब, आखिरी उसमें भी। मोहम्मद वसीम का भी यही था कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरण का शौक भी। अच्छा। वो जब तीसरी मलाई बाहर हो गया, बची बाहर हो गया, वजादुल्ला वास्ती, जी ठीक है, इमरान नजीर को हैंडल नहीं कर सके। व्हाट अ फेनोमेनल टैलेंट यार, जी। उसको हैंडल नहीं कर सके। तो ये है उसको बेसिकली इमरान नजीर। जी जी जी, इमरान भाई बिल्कुल। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। ब्रिलियंट बैट्समैन है, नो ब्रिलियंट डाउट, क्रिकेटर। नो डाउट। उस जमाने में T20 खेलता था, T20 का कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, वो और बिल्कुल शाहिद भाई, और जब इन लोगों की ओपनिंग शुरू हुई थी, जब उस टाइम जैसे आपने कालू वितरण और जयसूर्या की बात करी, उसके बाद जो नज़र आया था टीम में, तो वो पाकिस्तान की टीम थी जहाँ पर इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी जब ओपन जाके जो है सर्कल के ऊपर से उठा उठा के वो नहीं मारते थे जैसे आपकी वाली बात, तो वो अलग ही। बाकी आपने वो बादशाह को आपने बहुत प्रीमेच्योर खिलाया। जो उसकी बायोमैकेनिक्स है, इज इंजरी वल्नरेबल है इंजरी, और आपको इंजरी प्रिवेंट करनी चाहिए। उसकी गिरता है एक तरफ, टांग कलैप्स होती है, ठीक है। तो अभी इज टू रॉ, इज गुड, बट अभी टाइम नहीं था उसको टेस्ट मैच खिलाने का। और पेस आपके पास है नहीं बॉलर्स की, क्योंकि अब ट्रेनिंग और माइलेज और जो है वो रेपिटेशंस, वो सारी आप 4 ओवर्स की करते हैं। और फिर आपकी इस जमाने में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग ने बहुत मारा है आपको, कि मैच खत्म हुए थे वो टैंपर होकर बॉल अच्छे अच्छे आउट कर जाते थे, जो टुच्चे बॉलर भी होते थे। और ना स्पिनर आपके पास क्वालिटी के रहे, और ना आपके पास फास्ट बॉलर, अब एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे यू मैनेज देम। लेकिन डॉक्टर साहब, जो फास्ट बॉलर्स आप आ रहे हैं, जो तेज़ आ रहे हैं, लेकिन उनसे आउटकम वैसा नहीं मिल रहा, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही डॉक्टर साहब। फिर वो आके वाली बात आ जाएगी, उसने कह देना कि उस जमाने में रिवर्स स्विंग होता, जब रिवर्स स्विंग बंद हुई 40 कैमरे आए तो इसलिए फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। नो, इट्स नॉट दैट। इट्स दैट कि मैंने खुद देखा हुआ है इनको, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट तगड़ी खेलते थे, और आप कंफ्यूज हो गए बिटवीन जिम ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग एंड वो। बिल्कुल। और आपके ये रेपिटेशंस और माइलेज जो है वो पूरी करते थे, और तीनों सेशंस में वही स्पीड रहती थी, चाहे वो शोएब अख्तर था, चाहे वो वसीम अकरम थे, या वो तो खैर वसीम भाई तो वेरी भी करते थे पेस। और वकार सस्टेन्ड हॉस्टिलिटी के साथ बॉलिंग कर देती तीनों सेशंस में। वो एटीट्यूड खत्म हो गया, इंसेंटिव खत्म हो गया। डिपार्टमेंट्स आपने ऑलमोस्ट एक टांग पे खड़े कर दिए, और रेड बॉल को आपको वो नहीं देते, भाव नहीं देते। और लड़का 3 छक्के मारता है PSL में, और वो उतने पैसे कमा लेता है जितना रेड बॉल का लड़का जो है वो अपने पूरे करियर में नहीं कमाएगा। तो अब ये चीजें तो है नहीं, और आप और ज्यादा आइसोलेट करते जा रहे हो रेड बॉल क्रिकेट को। ट्रॉफी की हालत देखो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आपके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी गेम ऑन में आए आपके पास, जो आपके साथ गेस्ट बैठे रहे एक एक 2-2 महीने, और पहले तो मैं इस बात पे आता हूँ कि लाइक गेम ऑन में एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक छोटा सा सवाल है, अगर इजाज़त दें तो मैं करूँ। जी जी, करें 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 करें। अच्छा, मैं कहता एक थोड़ा सा
एक सेटबैक हुआ था जो लाइव शो में ही हुआ था शोएब भाई के साथ, तो मतलब वो क्या ऐसी बात हुई थी या क्या ऐसा कुछ हुआ था, तो कुछ आप बताएं। और एक और चीज़ कि वो मामला सॉल्व हो गया है या अभी तक नहीं हुआ? हम लिटिगेशन में, आई एम इन कोर्ट, तो अच्छा, इसलिए मैं इतना एलेबोरेटली आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन होता ही है कि शुएब का मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है, एंड शुएब इज अ गुड गाय, बिल्कुल ठीक है। और वो कुछ सिचुएशन ऐसी बनती चली गई जिसमें वो प्रोवोक होता चला गया। और फिर मैं, क्योंकि नॉट ओनली होस्ट था, मैं डायरेक्टर भी था, हेड ऑफ द चैनल भी था, जी 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 और मुझे जस्टिफाई करना पड़ता था, और कुछ रूल्स थे जिनके मुताबिक ही कुड नॉट अटेंड एनी अदर कमिटमेंट टेलीविजन की, स्पोर्ट्स चैनल की। तो वो इस किस्म की चीजें बिल्डअप हो रही थी बैक एंड पे। पर वो ओके जो इंसिडेंट हुआ वो जी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत सीजनड होस्ट था, आई वाज नॉट नॉविस। तो जी मुझे वो, मैं ये समझता हूँ, मैंने उसकी अपॉलॉजी भी की और आई अपोलोजाइज के वो ऑन स्क्रीन नहीं होना चाहिए था, एंड वी कुड हैव लाइक मैच्योर पीपल, वी कुड हैव टॉक्ड एट द बैक, ओके या मैं ब्रेक ले लेता। वो मैं इंसेंस हो गया हुआ था, एक तो मैं थेरेपी करवा के आया हुआ था, इम्यूनोथेरेपी, और जी दूसरा ये है कि वो बिल्डअप बहुत सारे फैक्टर्स थे पीछे, कुछ मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि लिटिगेशन में है। तो जी वो फैक्टर्स बिल्डअप होते 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 वो, आई लॉस्ट माई कूल विच आई शुड नॉट हैव एज ए होस्ट, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, उसके बाद वो रफा दफा हो जाना चाहिए था, बट फिर वो पर्सनालिटीज होती हैं, आपकी अपनी ईगो सेंट्रिसिटीज होती हैं, फिर कुछ जी जी भड़काने वाले भी होते हैं, कुछ भड़कने वाले भी होते हैं। सो फिर इस जी जी तरह हमारा अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो थिन आउट हो गया। जी ओके। अच्छा, डॉक्टर साहब जितने भी आपके पास हो, जैसे हो आपके साथ जो गेस्ट बैठते थे, राशिद भाई भी बैठे हैं और वसीम भाई भी बैठे हैं, और भी बहुत सारे, वो कुछ सेलेक्टर्स भी बने हैं, कोचेस भी बने हैं, तो उनके काम को आप कैसा देखते हैं? और राशिद भाई को तो एक आध दफ़ा मिली भी सिलेक्शन कमेटी, तो उन्होंने मना कर दी, तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर आपने कोई चीज़ सही करनी है, और एक तो जिनके साथ आप बैठे भी हो वो जब बात करते रहे टीवी पे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, इसकी सिलेक्शन करना चाहिए, क्या वो खुद उस सीट पे गए तो क्या उन्होंने वैसी सिलेक्शन की? यार मेजोरिटी एजेंडा ड्रिवन होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, और जिस तरह प्लेयर्स में चलती है आपकी कबीला सिस्टम, इधर भी कबीला सिस्टम चलता है। और अच्छा अनफॉर्चुनेटली कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस है, कल्चर ऑफ इनसिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू चेंज है, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग उन जॉब्स पे बैठे हुए हैं जिसके साथ वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपकी मॉडर्न क्रिकेट क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या साइंटिफिक इंटीग्रेशन, और आपको कितनी देर लगेगी कि आप टीयर सिस्टम में ये लेके आएंगे। अगर आप टीयर सिस्टम में ये लेके नहीं आएंगे तो फिएट्स प्रोड्यूस करेंगे और वो फरारी के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, लीग्स होती हैं कॉन्स्टेंटली, इनकी वर्कलोड होता है, तो उसके बाद अगर आप इनकी इंजरी प्रिवेंशन नहीं करेंगे, बायोमैकेनिक्स तो सीधा नहीं करेंगे। अगर मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि उबैद को अगर इन्होंने ना ध्यान दिया तो हो गया, उसकी लोअर बैक उड़ जानी है, ठीक है। और वो बहुत आराम से सीधा हो सकता है, एक्शन चेंज कराने की बात नहीं, मैकेनिकली उसको सीधा करने की बात। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हिपोक्रेसी मुझे बहुत मिली। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, एबिलिटी कुछ और होती है, एग्जीक्यूशन कुछ और होती है। राशिद लतीफ एक आउटस्टैंडिंग, ये नहीं है कि मेरा दोस्त है या हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, आउटस्टैंडिंग टेक्निकली स्ट्रेटजी प्लानिंग, उसको बायोमैकेनिक्स भी आती है, वो सीखता है, और हिम लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और वो काम करेगा अगर आपने प्रोफेशनल काम कराना है, विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट एंड विदाउट इंटरफेरेंस, वरना वो काम नहीं करेगा। सेम अप्लाइज टू यूनुस खान, तो हो गए। वसीम भाई, टू ग्रेट अ प्रोफाइल एंड अ सेटिस्फाइड मैन, वो कभी आए ही नहीं क्रिकेट मैनेजमेंट में या बोर्ड में काम करने, एंड ही हैज बीन अ किंग मेकर, आई कैन अश्योर यू। और वसीम भाई को मैंने बहुत डिसिप्लिन देखा, अपने प्रोफाइल की तरह वो बिल्कुल बिहेव नहीं करते थे। वो प्रोग्राम से पहले तैयारी करके आते थे, आधा घंटा पहले आते थे, कोई नखरा नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। और राशिद को भी मैंने ऐसे ही पाया। ये दो बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे लगे टीवी पे जिनके साथ मैंने काम किया, और बाकी वही प्रॉब्लम्स थी। यूनस बहुत मजा आया मुझे, लेकिन यूनस मुझे ऐसे लगता था मैं नौकरी से किसी वक्त भी सैक हो जाऊंगा। अच्छा। यूनस इतना खुला बोलता, बहुत अच्छा, ठीक है। तीन हो गए।
बाकी इंटरनेशनल टैलेंट ऑब्वियसली सरवेव का अपना ऑरा है, जी लेकिन मजा मुझे काम करने का आया है विद इयन चैपल। वो तो सिखाते भी थे, और क्रिकेटिंग जीनियस, और डेविड गावर अमेजिंग। जी ये दो ब्रिलियंट थे। आपने तो डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम आपने ही मेरे ख्याल से बाहर से जो लोग बुला के जो पीटीवी पे जो है बिठा दिए थे बड़े बड़े नाम, ये कहाँ से आइडिया आया हुआ, और पीटीवी ने इतना बड़ा बजट कैसे दे दिया आपको, ये तो बताएं पहले। यार इट इज ऑल, बहुत अच्छे सवाल किया आपने। एक तो ये था कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी और इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती थी, तो अब मेरे पास दलेर एमडी आ गया, मोहम्मद मालिक, और वो ट्रस्ट करते थे, और हमने कोई 900 मिलियन का खरीदा था या 800 मिलियन का खरीदा था वर्ल्ड कप राइट्स 2015 की। तो उन्होंने कहा मुझे कि डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि हम ये कोई 1.39 1.45 बिलियन तक चले जाएं, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो मेरा ये था कि मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है इंटरनेशनल। मैंने बहुत काम किया हुआ है, मैंने स्काई के लिए भी काम किया है, मैंने ESPN के लिए भी किया है, टेन स्पोर्ट्स के लिए भी किया है, स्टार के लिए भी किया है, जी के लिए भी किया है। सो वैसे भी मेरी कनेक्टिविटी थी, तो मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना वो काम करूं जो भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं आ रहे, क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो मैंने फिर पहले मैंने एंड्रयू साइमंड्स, जानी एंड्रयू साइमंड्स को कांटेक्ट किया। ये भी बड़ा शुक्र लगा, उसने कमिट कर लिया, और मैंने अपने बॉस को बता दिया। वहां पे आपको पता ना, पीटीवी भी पीसीबी की तरह एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं डायरेक्टर। एक डायरेक्टर साहब बैठे थे, वो सरकास्टिक होकर कहते हैं कि आ ही गया, समझो कि आ ही गया। और तीसरे दिन एंड्रयू साइमंड ने विड्रॉ कर लिया कि मेरी फैमिली नहीं आने दे रही। हाँ जी जी जी। सो आई हैड टू कट अ सॉरी फिगर। तो फिर डेमियन मार्टिन और जॉन्टी रोड्स और हर्शल गिब्स, जी दे राइट, जी और हमने फिर 1.39 बिलियन किया था उस वर्ल्ड कप में, और गेम होने की अनप्रेसिडेंटेड वेटिंग आई थी, जी हिट हो गया था। तो बिल्कुल उसके बाद अलिस्टर कैम्बल जो है, उन्होंने बल्कि ऑन एयर कहा था कि जी पीटीवी में मैंने जब फॉरनर्स को देखा तो इट मेड माय केस इजियर टू कन्विंस जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन टू टूर पाकिस्तान, जो 2015 में आइस ब्रेक हुई थी। ऑब्वियसली उसमें क्रेडिट बहुत सारा शरियार साहब का, शहर खान का और नजम सेठी का था। वो देवर द कस्टोडियंस ऑफ क्रिकेट देन। लेकिन हमने भी थोड़ी बहुत ही एफर्ट की थी कि प्लेयर्स यहाँ पे नजर आए थे इस्लामाबाद स्टूडियोज में। उसके बाद तो तांता बन गया, क्या डीन जोन्स, तो क्या मार्वन अटापटू, तो सनत जयसूर्या, तो मार्क बुचर, एंड्रयू साइमंड्स, कर्टली एम्ब्रोज, ब्रायन जॉन्स लारा, उसके बाद आया अपना विवियन रिचर्ड्स, इयन चैपल, जो है ग्लेन मैग्रा वाज आल्सो देयर। तो फिर तो वो रुके ही नहीं ना, स्टीव, ये अपना स्मिथ आए, तो रॉबिन स्मिथ आए थे। जी तो फिर हम रुके ही नहीं, फिर वो ब्रांड बन गया। नहीं माशाल्लाह, बाकी और ये भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने सोचा जो ये चीज़ें लाई। रेवेन्यू कमाते थे ना, तो आपके सवाल का जवाब कि पीटीवी बजट इसलिए देता था ना, दूसरा मैं नेगोशिएट करता था, अच्छा मैं इनको बड़ी अच्छी प्राइसेस पे लेके आता था। जी जी इट इज हाउ यू टॉक टू देम। ओके मतलब सारी एफर्ट तो फिर आपकी है ना डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। और फिर ज़ाहिर है पीटीवी ने आपका साथ दिया, और एक बड़ा मतलब लाइक एक तरह से जैसे आपने कहा कि कितना जो है लेस्टर कैम्बल ने आपको जो कहा कि भाई मुझे बहुत इजी हो गया कि जिम्बाब्वे बोर्ड की और क्रिकेट टीम को कहना कि भाई पाकिस्तान जाके खेलने के लिए। तो आई थिंक एक बैक हैंड आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान में जो है क्रिकेट वापस आई। मैं तो जॉब कर रहा था ना यार, एंड आई हैड टू डू दैट। बट आप कर तो पाकिस्तान के लिए रहते ना, किसी और के लिए तो नहीं। एग्जैक्टली, पाकिस्तान पहले नंबर पे है ना, तो उसी के लिए किया। तो देखें ना, आपने ये इस तरह किया और फिर लेकिन टीमें भी आई, उसके एक अच्छा मैसेज गया। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूँ और मैं एक नेगेटिव एजेंडा है मेरा। नो, आई लव पाकिस्तान एंड आई हैव सीन पाकिस्तान क्रिकेट्स ग्लोरी पीरियड। तो ये हजम नहीं होता। देखो, टैलेंट का ना होना, मैच हार जाना, बैट्समैन बॉलर का फेल हो जाना, दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल लेकिन अच्छों को बाहर रखना, मेडियोक्रिटी को, कल्चर को प्रवेल करवाना, एक्सटेंसिव चांसेस देना, एक के लिए एक रूल है, दूसरे के लिए एक रूल है। फवाद आलम को 14,500 रन से वाले सेंचुरी के बाद 19 टेस्ट मिलते हैं। कुछ लोग जो 19 टेस्ट वैसे ही खेल जाते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। तो ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी दैट पेन्स, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा,
डॉक्टर साहब 2014 में आपको तमगा इम्तियाज़ मिला था। या वो वो फीलिंग्स वो कुछ थोड़ा शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत, मैं क्या बोलूँ कि लाइक जैसे हमें कैप मिल के होता है पाकिस्तान, जब हम सितारा जब लगता है हमारे माथे पे और हमारे इधर जो है दिल पे, तो वो फीलिंग हम बयान नहीं कर सकते, बट वो जो अंदर जो चल रहा होता है, और जैसे आपको जब वो हुआ कि भाई तमगा इम्तियाज़ आपको मिल रहा है, तो क्या था उस टाइम? यार वो देखो, बात ये थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो हुआ क्या था कि पीटीवी स्पोर्ट्स हमें कहा गया कि ये आपने लॉन्च करना है। दिया मुझे 6.5 करोड़ रुपए। मैच कैमरा, मैच नहीं होते थे पुराने, न्यूज से कैमरा उतार के दिए। जी मैंने शुएब अख्तर को लिया, I2I हमने प्रोग्राम शुरू किया, हम फटों में बैठते थे पीछे पैनाफ्लेक्स लगा के, और 6.5 करोड़ में मैंने वो सीरीज हमने राइट्स लिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान की, जो हम जीते थे दुबई में 2012 में। जी वो हमने 6 महीने 555 मिलियन रुपए कमा लिया, और 1.5 साल में पीटीवी स्पोर्ट्स नंबर 1 चैनल बन गया इन पाकिस्तान टेरिटरी। और जी तब टेन स्पोर्ट्स मेजर कंपैटिटर होता था, वो फारिग हो गया। तो वो फिर जो रेवेन्यू में था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, और फिर मैंने ऑफिशियल हिस्ट्री भी लिखी हुई थी, मैं वो शोज भी होस्ट करता था। तो वो सारी चीजें मिलके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से मेरा नाम चला गया, और उन्होंने मुझे तमगा इम्तियाज दे दिया। तो ये ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, इट वाज लाइक एक बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग थी, और बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग थी। या वैसे खैर पहले भी मुबारक दिए एक दफ़ा, फिर आपको बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह आपको वो तमगा इम्तियाज़ मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें तो जिस तरह मैं आपसे करता रहूँगा और होती रहेंगी, आपने माशाल्लाह मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आजकल वैसे जाते जाते ये बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं राशिद भाई के साथ बात करने के अलावा? देखो, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, मैं क्वालिफाइड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और शायद आपके नाजरीन को आइडिया ना हो कि मेरे पास 4 फेलोशिप्स हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, लंदन, एडिनबरा और ग्लासगो। एक MRCP है, एक PhD यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और एक पोस्ट डॉक्टरेट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। एक मास्टर्स भी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इन बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। तो मैं अपनी प्रोफेशनल क्लिनिक करता हूँ। अब मैं वैसे पीटीवी से आजकल OSD हूँ, बाहर हूँ, और तनख्वाह मिलती है, बट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ पीटीवी एज द डायरेक्टर। और बाकी लेक्चरिंग करता हूँ मैं अपना नेशनल इंटरनेशनल एंडोक्रिनोलॉजी में। सो किताब मेरी 20वीं तैयार हो चुकी है, और उस पर 3-4 महीने और लगेंगे। और वो मैंने बड़ी मेहनत करके लिखी है, 2 वॉल्यूम्स की, वो कि उसको 4-5 साल लगे हैं। दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी, अभी मेरे ख्याल से और रहती हैं, मेरे ख्याल से वो हम 1-2-3 महीने बाद फिर इंशाल्लाह आपसे टाइम लूँगा मैं, ताकि आप आएँ और सारी चीज़ें जो रह गई हैं बीच बीच में वो भी नेक्स्ट हम टाइम डिस्कस। कराची आगे करेंगे आपके साथ बैठ के। वो तो बहुत ही मज़ा आएगा फिर के साथ मेरे सीट पे बैठ के, तो और ज़्यादा बातें और उस टाइम और सवाल से सवाल निकलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये एक छोटा सा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ थैंक्स है। अभी तो ज़ाहिर है मैं आपको दे नहीं सकता, बट ये आपके घर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये कॉमटेक एसोसिएट की जानिब से है, और ये जो है नेटवर्क के जो है सोल्यूशन के जो है प्रोवाइडर्स हैं आईटी कंपनी के, तो ये आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू once again. So Sujit, thank you so very much, and I'm impressed the way you host the shows, यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर नुमान, जिनकी आपने बातें सुनी कि क्या इन्होंने भी अपने करियर में देखी किस तरह शुरुआत करी, और इनकी बातें आपको कैसे लगी, इनसाइड भी इन्होंने हमें बातें बताई कुछ ढके छुपे अल्फाजों में। तो आपको इनकी इनसाइड बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।